हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, जय महाकाल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस में जो हमारी पेपर नंबर 4 है, उसमें भाग 1 है। भाग 1 के तहत में जो हमारे 60 दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों में से हम पढ़ने वाले हैं सुकरात को। और संभवतः ये जो 21 अक्टूबर वाला हमारा मेंस होने वाला है, उसमें ये बहुत कारगर वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, हम देखते हैं सुकरात और संभवतः देख लेंगे कि एक ही वीडियो में हम पूरा सुकरात कंप्लीट कर लें, और बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में। ठीक, चलो, जिसमें हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना क्या क्या है, इनके जीवन के बारे में, यानी सुकरात के जीवन परिचय, सुकरात की समस्या, सुकरात की दार्शनिक पद्धति, संदेहात्मक, वाद विवादात्मक, परिभाषात्मक, आगमनात्मक और निगमनात्मक। सुकरात की ज्ञान मीमांसा भी पढ़ेंगे, सेफिस्टो का खंडन भी पढ़ेंगे, और अपनी ज्ञान मीमांसा का स्पष्टीकरण भी करेंगे। सुकरात का नैतिक दर्शन भी पढ़ेंगे। जो उसमें नैतिक दर्शन में आने वाले हैं ये सारे पॉइंट, सद्गुण, ठीक है, और सद्गुण शिक्षणीय, सद्गुण 1, सद्गुण का आत्मज्ञान, सद्गुण से आनंद, ठीक है, सुकरात का महत्व, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कि कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए जीवन परिचय में देखते हैं। जीवन परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सुकरात महान एक ग्रीक दार्शनिक थे। ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। उनका जन्म 469 में हुआ था, और पूर्वी एथेंस के सीमा प्रांत में, एथेंस कोई जगह है, ठीक है, याद नहीं करना है, बस जानकारी के लिए, एथेंस एक जगह का नाम है। ठीक है, एथेंस एक सीमा प्रांत का गांव में हुआ था। ठीक है, गांव में उनका जन्म हुआ था, सीधी गांव में उनका जन्म हुआ। तो उनके पिता सोफ्रोनिकस, ठीक है, एक बहुत अच्छे ही शिल्पकार, जो याद रखने वाली चीज़ है, पिताजी क्या करते थे, शिल्पकार, यानी कि पत्थर की मूर्तियां बनाते थे, या कुछ पत्थर का जो कुछ भी करते थे। उनकी माता फिंटेन, अच्छा नाम है, फिंटेन का नाम फिंटेन दाई का काम करती, जो प्राचीन समय में जो प्रसव जो बच्चों को जन्म दिलाने के लिए जो महिलाएं होती थीं, उनको दाई के रूप में कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने प्रारंभिक तौर पर मातृभाषा यूनानी, कविता, गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की पढ़ाई की थी। मतलब इन सारी चीज़ों की अपने सुकरात जी ने पढ़ाई की थी। सुकरात ने आरंभिक दिनों में पैतृक व्यवसाय ही अपनाया, मतलब जो पिताजी करते थे सब वही काम करने लगे थे, शिल्पकार का। ठीक है, अपना लिया था। मूर्ति कला में जब सुकरात का मन नहीं लगा, ये कुछ काम करते करते नहीं लगा मन, सबका नहीं लगता। आज की यूथ में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो पिताजी काम करते हों, बच्चों का उस चीज़ में मन नहीं लगता, वो सोचते हैं कुछ यूनिक करेंगे। ठीक है, चलो, ऐसे ही विचार रख के कुछ हमारे सुकरात जी थे, उनका मन नहीं लग रहा था। ठीक है, मन नहीं लगा, उन्होंने स्कूल खोल लिया। भैया अपने जैसे होंगे कुछ, उनने स्कूल खोल ली। ठीक है, यहाँ पर युवा अपने मन, मतलब जो बच्चे होते थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है, युवा अपने मन में उपजी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए सुकरात के पास आते थे। मतलब सुकरात जी के पास में, अरे कोई टीचर है उसके पास ही ना बच्चा जाएगा कुछ पूछने के लिए, सीधी सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, इनका सोफिस्टो के साथ भी संबंध था। सोफिस्टो एक कोई, चलो आगे देखते हैं क्या होगा। सोफिस्टो के साथ भी संबंध था, क्योंकि वह सोफिस्टो के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनते थे। मतलब सोफिस्टो भी एक कोई अच्छा सा कोई दार्शनिक, या कोई कह सकते हैं शिक्षक होगा, या कुछ कोई बढ़िया सा विद्वान। ठीक है,
उनके साथ संबंध इनका जोड़ा जाता है, क्योंकि वो सोफिस्टों उनके प्रवचनों सोफिस्टों के प्रवचनों को सुकरात जी सुनते थे बड़े ही ध्यान से, भैया जैसे कि आप मेरी क्लास को सुन रहे हैं, ठीक। और युवाओं के उनके प्रवचनों को सुनने के लिए उनसे आग्रह करते, मतलब जो अपने बच्चे हैं, अब जैसे कोई अच्छा गुरु है भाई, मैं भी सजेस्ट कर दूंगा आप उनको जाके एक बार सुन लीजिए, ठीक है, यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो मैं उनको भी प्रवचनों को सुनने के लिए कहूँगा कि ठीक है। एथेंस यानी जो जगह है अपनी एथेंस जहाँ पे, ठीक है, एथेंस में तत्कालीन समय भारी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी, मतलब वहाँ पे जो एथेंस है जगह, वहाँ पे राजनीतिक स्थिति पे बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि देश को पोलोपोनियस युद्ध में भारी हार से अपमानित हुआ था भाई, मतलब जो एथेंस था, ठीक है, वो पोलोपोनियस युद्ध हुआ होगा वहाँ पे, तो उसमें बहुत अपमानित हुआ था, सॉरी। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और वफादारी गहरा गई, ठीक। लेकिन सुकरात देशवासियों की परीक्षा, मतलब जैसे कोई जगह पे अपने भारत में अगर इंडिया का और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो अपने देश को बचाने के लिए या कुछ करने के लिए अपने हर युवा एक लड़ने के लिए भी वो रहेंगे कि चलो हाँ चलो चलते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ के जो राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत होने लगी, ठीक है। लेकिन अपने जो सुकरात जी, ये भैया बड़े ही पेचीदे आदमी थे, ठीक है, सुकरात जी क्या हुआ, बड़े पेचीदे आदमी थे, वो देशवासियों की परीक्षा लेने लगे, ठीक, मतलब उस टाइम पे युद्ध चल रहा है और ये उनकी परीक्षा लेने चले, चलो अच्छी बात है, ठीक है, लेते थे। सुकरात अक्सर राह चलते लोगों से सवाल करते थे, ठीक है, जो राह पे चल रहे हैं उनसे सवाल कर लिए, ले भाई कोई पूछ लेता है, उनके समक्ष आवंटरों, रूढ़ियों और राजनेताओं को आलोचना करते थे, मतलब जैसे राजनेता हो गए अपने, कोई भी हो गए, ठीक है, अब नेताजी लोगों की तो भाई राह चलते कोई भी बुराई करता ही रहता है कि कुछ इनने यह कर दिया, इनने वो कर दिया, घूस खा ली, ये हो गया, वो हो गया, पूरा पुल टूट गया, कुछ कर नहीं रहे, मतलब ये सब चीज़ें उनने की। राजनेताओं की आलोचना करते थे, इससे कई लोग उनके दुश्मन हो गए, भैया अब ये चीज़ें करेंगे तो मतलब नेताओं के लोग दिमाग में तो भाई ये पता चलेगा कि भैया ये मेरी बुराई कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है दुश्मन तो बनेंगे, ठीक है। शक के उस माहौल में कई लोगों ने उन्हें शत्रु का भेदिया, तो कई ने देशद्रोही कह डाला, मतलब अगर आप युद्ध चल रहा है और अपने ही देश में कोई हमारे देश की बुराई करेगा, तो हम तो सीधा सीधा मानेंगे ना कि भैया ये देशद्रोह है या शत्रु है हमारे देश का, ठीक है। सुकरात के विचारों में एथेंस का राजतंत्र घबरा गया, मतलब जो सुकरात सोचते थे उन सुकरात के अनुसार एथेंस मतलब वो जगह जिसका जहाँ जन्म हुआ था, उसका राजतंत्र मतलब घबरा गया 399 ईसा पूर्व में। 70 वर्ष की अवस्था में सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब आधे बूढ़े टाइम पे, दाढ़ी आड़ी जाने क्या स्थिति होगी भाई उस टाइम पे, तो ये उनको गिरफ्तार करने गए, ठीक है। 70 वर्ष की अवस्था में सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 3 अभियोग चलाए गए, ठीक है। पहला, वह राष्ट्र में प्रचलित देवताओं को नकारते थे, मतलब आरोप लगा दिए कोई, अब जैसे अभी यहाँ की सरकार है तो किसी को जेल में डालने के लिए आरोप तो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। वैसे ही पहला आरोप लगाया, वह राष्ट्र में प्रचलित देवताओं मतलब भगवान जी को कुछ ना कुछ नकारते थे, मतलब मानते नहीं थे, ठीक है। दूसरा आरोप क्या था, वह राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर काल्पनिक नए देवता, मतलब इनने तो भाई गजब ही कर दिया, नए देवताओं का आपको उनका वो कर दिया, पूजने पाठने लगे। और तीसरा जो उनके ऊपर आरोप लगा था, युवाओं को गुमराह, मतलब ये तो सीधा सीधा ये तो सही है भाई, युवाओं को राह चलते लोगों को तुम ऐसा कहोगे देश में कुछ क्या प्रशासन क्या चल रहा है, राजनेता कुछ कर पा रहे हैं, तो लोगों को गुमराह कर भ्रष्ट बना रहे थे, ठीक। कितना हो गया, अब आ गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। ज्यूरी ने देशद्रोह का
अपराधी माना, मतलब जुडिशरी होगा, ज्यूरी मतलब जुडिशरी, मतलब जो वहाँ का शासन प्रशासन करने वाला था, उन्होंने अपने सुकरात जी को देशद्रोह का अपराधी माना। ठीक है, यद्यपि जनमानस पूरी तरह सुकरात के साथ था। मतलब वो समय आते आते लोगों को दिमाग में आ गया कि सुकरात जी भी सही हैं, गलत नहीं है, चलो ठीक है, सुकरात के साथ में जनमानस हो गया। इस डर से ज्यूरी ने सीधे मृत्युदंड, मतलब अगर जनता सीधे सीधे सुकरात जी के सपोर्ट में आ गई तो भैया जो शासन प्रशासन है वो उनके अंदर तो घबराहट हो ही जाएगी, ये आदमी कुछ ना कुछ लफड़ा लोचना कर दे भाई। ठीक है, अब ऐसा सोचने के बाद में सीधी सीधी कहानी ये हुई कि जो अपने जुडिशरी है, राजतंत्रात्मक लोग, ठीक है, वहाँ पे शासन कर रहे थे, उन्होंने सुकरात जी को सीधे सीधे मृत्युदंड देने की बजाय और जहर का प्लान पिलाया पीने का कहा है, मतलब जहर पीने के लिए कहा। सीधी सीधी कहानी है। सुकरात के दोस्तों ने गार्ड को, मतलब सुकरात के जो दोस्त थे भाई, इस समय पे दोस्त ही काम आते हैं, समझ रहे हैं ना। इस समय पे सुकरात जी के दोस्त काम आ गए। ठीक है, गार्ड को रिश्वत, देखो रिश्वत उस समय भी चल रही थी बाबूजी, समझ रहे हैं आप, रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया, समझ रहे हैं, मतलब जो जहर पिलाने वाला था उसको अपनी ओर मिला लिया। सुकरात ने भागने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, मतलब उनके दोस्त ही होंगे तो उन्होंने भागने का प्रस्ताव दिया कि भैया यहाँ से भाग जाओ। भागने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, मतलब अपने सुकरात जी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं भागने वाला। और कहा कि वे मौत से डरते नहीं है, सीधी मौत से डरते नहीं है, वह भागकर मृत्युदंड से तो बच जाएंगे, किंतु भगोड़े होने का अपमान सहन नहीं पाएंगे। मतलब ये सैद्धांतिक भी थे भाई, बहुत तेज, ये अपमान नहीं सहन कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने सीधी सीधी कहानी क्या हुई कि उनके दोस्तों ने कहा कि भैया सुकरात जी, आपको जहर पिलाने का प्लान बन रहा है, आप यहाँ से भाग जाइए, हमने सेटिंग कर ली है गार्ड जी से। तो सुकरात क्या बोले, भाई मेरे को नहीं जाने का, मैं नहीं जाने वाला, मृत्यु से तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन जो लोग मुझे कहेंगे ये तो भगोड़ा निकला, तो फिर वो अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। उन्होंने महसूस किया कि भगोड़ा होने से बेहतर है कि वह एथिक्स के लिए वफादार नागरिक होने की मिसाल कायम कर दें। मतलब उनके दिमाग में एक अच्छे नागरिक की इच्छा जागृत हुई, जिस निर्भीकता के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया, उसी निर्भीकता के साथ उन्होंने मृत्यु का भी सामना किया। ठीक है, मतलब उनके जो होगा देखा जाएगा, यहीं पे रहना है, उनके अंतिम शब्द थे। अब घड़ी आ गई है, ये सुकरात जी बोल रहे हैं स्वयं, अब घड़ी आ गई है कि हम अपनी राहों को पकड़ें, मैं मरने के लिए और आप जीने के लिए, दोनों में से किसका अधिक आनंदमय भविष्य है, इसे ईश्वर को छोड़कर कोई नहीं जानता। सही बात है, भगवान जी तो जानते ही हैं सारी कुछ चीज़ें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए भैया। ठीक है, अब सुकरात जी की समस्या क्या थी, आइए हम समस्याओं के बारे में देखते हैं। सुकरात जी की समस्या, सुकरात की समस्या उनके पूर्ववर्ती तथा समकालीन सोफिस्टों द्वारा उत्पन्न हुई। मतलब सोफिस्टो जो उनके वो सुनते थे ना, वो क्या बोलते थे, समझ रहे हैं ना, जो गुरु मानते थे अपने आप को, जिनके लिए उनको सुन लेते थे। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले, समकालीन सोफिस्टों द्वारा उत्पन्न हुई थी। सोफिस्टों का विचार मानव संबंधित था। उन्होंने घोषित किया कि मनुष्य की प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली कि यह कि मानव महत्वपूर्ण है, दूसरी यह कि सत्यता वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ है। अब यदि सत्यता आत्मनिष्ठ होगी तो हर व्यक्ति सत्य को अपने इच्छानुसार परिभाषित करेगा। किसी को चोरी करना अच्छा लगता है तो उसके लिए वही सत्य है, नैतिक होगा। इस प्रकार सोफिस्टों ने ज्ञान और नैतिकता
की जड़ें हिलाकर समाज में अराजकता, ये भाई ये बड़े उल जुलूल आदमी थे। अब सुकरात जी को उन्होंने देख लो क्या करवा दिया। ठीक है, अब यार जो चोरी करने का मन हो रहा है, अब सीधे सीधे बोला किसी को चोरी करने की इच्छा हो रही है वो चोरी करेगा तो वो सत्य है, ये गलती तो है ना। अब इनको सुना सुकरात जी ने, सोफिस्टो, अब तो वो राजा तो गुस्सा होने वाला था। सीधी सीधी कहानी है। ठीक है, और वो अराजकता फैल जाएगी समाज में, स्वाभाविक सी बात है। अगर ऐसे कोई बाबा लोग भी उल्टे सीधे बयान देने लगे तो समाज में तो अराजकता फैलेगी। ठीक है, सुकरात ने स्पष्ट रूप से यह अनुभव किया कि ज्ञान, नैतिकता और राजनीतिक के क्षेत्र में जो उनके चारों ओर बौद्धिक अराजकता फैली हुई है, उसका एकमात्र कारण सत्य और ज्ञान के रूप को ही ठीक प्रकार से ना समझा है। दूसरा, सुकरात का मनुष्य बुद्धि की अपार शक्ति में गहरा विश्वास था। वे संशयवादी नहीं थे, मतलब शंका करने वाले नहीं थे भैया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुभव किया है कि सोफिस्टो का दर्शन बिल्कुल ही आधारहीन है। उसका कोई आधार ही नहीं होता, आत्मघाती है, लफड़े वाला भाई। सोफिस्टो ने घोषित किया कि वस्तुनिष्ठ सत्य ज्ञान और नैतिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। मतलब जिस आधार पे वो सोच रहे थे उस आधार पे तो सत्य, ज्ञान, नैतिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी मनुष्य अपने दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अपने अनुसार तो उसको सही करेगा ना, है वो तो अगला व्यक्ति बताएगा कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अतः आत्मनिष्ठ ज्ञान ही एकमात्र सत्य है। मतलब परमात्मा का जो ज्ञान है वही सत्य है। आत्मनिष्ठ मतलब एक सही। सुकरात ने इस तरह के आत्मनिष्ठ, संशयवादी और सापेक्षित दर्शन को घातक माना है। ठीक है, यह ठीक है कि मनुष्य के विचारों में अनेकता और विविधता पाई जाती है। अब हर व्यक्ति अपने अपने विचार से विविधता पाई जाती है, अपने अपने विचार से सोचता है, परंतु इन अनेकताओं और विविधताओं में एकता, मतलब सब जो लोग सोचते हैं उनमें समन्वय भी तो हो सकता है। समन्वय का अनुसंधान करना ही दर्शन है। मतलब इन सभी व्यक्तियों के बीच में एक मानवता रूपती, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, भूखा है, तो उसके प्रति हम सभी लोग दया का एक भाव उत्पन्न होगा, है कि चलो भाई कुछ ना कुछ दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो यही एक नैतिकता है, होना चाहिए। अतः सुकरात के दर्शन का प्रभाव उद्देश्य ज्ञान एवं नैतिकता की समस्या का समाधान ढूंढना और उन सर्वभौतिक सत्यों की खोज करना है जिससे विषय में सभी एकमत हो और उनके लिए एक विशिष्ट पद्धति का आविष्कार किया जाए। ग्रीक दर्शन में सोफिस्टिक पद्धति कहते हैं। ठीक, अपना ये आगे सुकरात जी के दार्शनिक पद्धति क्या क्या है। ये अपना दार्शनिक पद्धति में सैद्धांतिक है, संदेहात्मक, वाद विवादात्मक। चलो पढ़ते हैं जल्दी। दर्शन का उद्देश्य सत्य का अनुसंधान करना है, सीधी बात है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैं समझा देता हूँ। दर्शन का उद्देश्य सत्य का अनुसंधान करना है। ये अनुसंधान जिस तरीके से करते हैं उसे दार्शनिक पद्धति कहते हैं। मतलब कि दर्शन करने का उद्देश्य सत्य का अनुसंधान, मतलब सत्य की खोज करना है। यह अनुसंधान जिस तरीके से करते हैं उसे दार्शनिक पद्धति कहते हैं। मतलब दार्शनिक की वो पद्धति होती है, इस रास्ते से चलेंगे सीधी। प्रत्येक दार्शनिक की अपनी विशिष्ट पद्धति होती है, मतलब हर व्यक्ति अपने अपने विचार के अनुसार सोचता है। सुकरात की भी अपनी एक विशिष्ट, उनकी भी भाई सुकरात, हर व्यक्ति अलग है तो सुकरात कौन सा अलग नहीं होंगे। सुकरात की विशिष्ट पद्धति थी जिसे सुकरातीय पद्धति कहा जाता था। मतलब उनकी पद्धति को सुकराती पद्धति कहा जाता था। सुकरात का दर्शन किसी को शिक्षित करने के लिए नहीं, अरे मान लिया यार, शिक्षित करने के लिए नहीं, वरन लोगों में आत्मज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत करते थे। मतलब आत्मा का ज्ञान आओ, शिक्षा दे नहीं दी। ठीक है,
करने के लिए था। इसके लिए उन्होंने एक द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाई की खोज की, जो प्रश्नोत्तर पद्धति हुई। मतलब द्वंद्वात्मक, द्वंद्व मतलब दो व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद। कैसा वाद विवाद, आइए देखते हैं। सुकरातीय पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले है अपनी संदेहात्मक। सुकरात डेकार्त की तरह अपना दर्शन संदेश से आरंभ करते हैं। सुकरात किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते वक्त या सत्य की परीक्षा करते समय सबसे पहले अपने को ही अज्ञानी बताते हैं, जिसे सोक्रेटिक विडंबना, ठीक है, कहते हैं। और उनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति में बौद्धिक विनयशीलता होना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि सोफिस्टों का संदेहवाद निश्चयात्मक और निर्णयक है, किंतु इसके विपरीत सुकरात का यह संदेश अस्थायी और परीक्षात्मक। वस्तुतः सुकरात के लिए संदेश असंदिग्ध तक पहुंचने का एक साधन है। मतलब सीधी कहानी ये है, सुकरात जी जो हैं वो एक संदेश अपने आप, कोई व्यक्ति अगर कोई पूछता है तो वो अपने आप को वहाँ रखते हैं, अपने को एक अज्ञानी बताते हुए उस चीज़ के बारे में समझते हैं। ठीक है, उनको इतना ही समझना चाहिए और ज़्यादा नहीं। वाद विवादात्मक, अब दूसरे नंबर पे आते हैं विशेषताओं में क्या क्या, मतलब ये इनकी दर्शन की पद्धति होती थी। ठीक है, वाद विवादात्मक। सुकरात वाद विवाद के अत्यंत प्रेमी थे। मतलब जो वाद विवाद होते थे, कहने का मतलब सीधा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलेगा तभी उस बातों के द्वारा दोनों को जो बात निष्कर्ष लिख लेगा उसी से वो हल माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ से यहाँ तक। आइए जल्दी रीड कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक है, 22 क्लास जल्दी ख़त्म भी करनी है। सुकरात वाद विवाद के अत्यंत प्रेमी थे। यह प्रश्नोत्तर की पद्धति थी जिसका शिक्षात्मक महत्व था। वे अपने शिष्यों को भाषण के द्वारा शिक्षा नहीं देते थे, मतलब भाषण वगैरह नहीं देते थे वो, मतलब कहने का वही बता रहा हूँ। परंतु उनके वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर करते हुए सत्य तक पहुँचते थे। सुकरात का पूर्ण विश्वास था कि ज्ञान आत्मा का सहज अभाव है, वह कहीं बार से नहीं आता। शिक्षा का लक्ष्य आत्मा के इस निहित ज्ञान का विकसित करना है। ठीक है, इस प्रकार जो भी उनके पास कोई प्रश्न पूछने आता था, मतलब ये लाइन जरूरी है, पूछने आता था, उससे वे स्वयं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कहते थे। मतलब आप मुझसे प्रश्न पूछने के लिए मैं आप ही से कहूँ लो पूछ के बताओ भैया, आप ही बताओ, कहीं से ढूंढ के लाओ। कहने का मतलब ये था जो मैं बता रहा हूँ, ढूंढने के लिए। जब उस व्यक्ति द्वारा ही एक अस्थायी समाधान प्रस्तुत किया जाता तो सुकरात उनकी आलोचना करते हैं। मतलब कोई उत्तर दिया, अब वो गलत है, अब वो कोई बंदा भी होगा भाई, अगर शुरुआत में वो कोई उत्तर दे रहा है तो उसको सही थोड़ा ना हो पाएगा उतना, तो वो उसकी आलोचना करते थे। ठीक है, उसकी आलोचना करते थे। इस आलोचना के प्रति उत्तर में वह व्यक्ति दूसरा समाधान, मतलब अब वो सही नहीं है तो फिर दूसरा बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा। ठीक है, दूसरा समाधान प्रस्तुत करेगा। सुकरात पुनः उसकी आलोचना करते, मतलब ऐसे ही करते आलोचना करते वो आलोचना करते। ये क्रिया तब तक चलती रहती है, ये क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक उस प्रश्न का सही ढंग से सही उत्तर नहीं मिलता। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सुकरात की इस द्वंद्वात्मक प्रणाली को धात्री प्रणाली,
ये आ सकता है। ठीक है, धात्री प्रणाली अथवा बौद्धिक प्रवासिकी ये भी कहते हैं, जिस प्रकार धात्री यानी दाई का काम बाहर से बच्चों को माँ के गर्भ से रखना नहीं होता है, तो उसका काम तो वो केवल माँ को बच्चा जन्म देने में मदद करता ही होता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा का कार्य किसी बाह्य ज्ञान को व्यक्ति के मस्तिष्क में ढूंढना नहीं होता है, अपितु उसका उद्देश्य मनुष्य की आत्मा में निहित ज्ञान को स्पष्ट, विकसित और प्रस्फुटित करना ही होता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर उसकी आत्मा में ही सारे ज्ञान हैं, बस उसको बताना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब जो शिक्षित लोग हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक, परिभाषात्मक या प्रत्यात्मक है। पहले पढ़ लेते हैं जल्दी से। सुकरात सोफिस्टों के विरुद्ध ज्ञान को परिभाषाओं द्वारा प्राप्त प्रत्ययों से निर्मित ज्ञान करते हैं। ठीक है, प्रत्यय से सुकरात का तात्पर्य है किसी भी वर्ग या जाति में निहित सामान्य गुण जो उसकी परिभाषा बताते हैं। उदाहरण, यदि हमें मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो अनेक मनुष्यों की तुलनात्मक अध्ययन कर उसके सामान्य गुणों को विशेष गुणों से अलग करके देखना होगा। कहने का तात्पर्य सीधा है कि अगर किसी व्यक्ति की परिभाषा अगर प्रत्यात्मक जो चीज़ें अगर छांटी जाएं तो जो उसके गुण हैं, अच्छे वाले गुण, बुरे वाले गुण, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, इसको ही प्रत्यात्मक परिभाषात्मक चीज़ें कहते हैं सुकरात जी। अनुभवात्मक तथा आगमनात्मक थे। सुकरात का दैनिक जीवन में अनुभवों का अत्यंत महत्व है। सीधा यही अनुभव, मतलब अनुभवी तो करते रहे जब से चीज़ें चालू की हैं उनने। ठीक है, अनुभव तो करते रहे। ठीक है, अनुभवों का अत्यंत महत्व देते हैं, मतलब जो चीज़ की है तो वो उनका महत्व देते हैं। इसका उपयोग वह ज्ञान की प्राप्ति हेतु करते हैं, मतलब अनुभव का आप जो चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ों में करते आ रहे हैं उन्हीं को ज्ञान प्राप्त करते हुए करते हैं। अनुभव के द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न तथ्यों की जांच के बाद किसी भी एक सत्य पर पहुंचना आगमन कहलाता है। ये आगमनात्मक ठीक है, तो आगमन कहलाता है, मतलब खोज करते करते पहुंच गए तो वो आगमन कहलाता है। ठीक है, ये वही चीज़ें सब दी गई रखी हैं। और ये निगमनात्मक है, क्या लिखा है? सुकरात की पद्धति आगमनात्मक होने के साथ साथ निगमनात्मक भी है। निगमन और आगमन का विपरीत है। सुकरात का मानना है कि सत्य के प्रति पूर्ण संतुष्टि के लिए आगमन के साथ साथ निगमन का भी प्रयोग करना चाहिए। आगमन द्वारा निश्चित की गई परिभाषाओं का जब तक निगमन के द्वारा परीक्षण नहीं होगा तब तक उसकी सत्यता संदिग्ध बनी रहेगी। मतलब कोई चीज़ है जो आएगी वो फिर तो उसको जाना पड़ेगा, जाएगी तो उसको फिर निरीक्षण होगा ना उस चीज़ का। ठीक है, सुकरात की ज्ञान मीमांसा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। कल एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे, थोड़ा सा रह गया सुकरात जी का, बस सुकरात का नैतिक दर्शन और ज्ञान मीमांसा और महत्व। ठीक, यहाँ प्रश्न आ गए, कल देखते हैं इसी टाइम इसी वक्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।